जय हिंद साथियों। मैं पारस सर एक बार फिर से पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें और आप कितना स्कोर करते हैं वो भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक या फिर आवास क्षेत्र। तो देखिए, जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है कौन? उत्पादक। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादक क्या होते हैं? जो हमारे हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि प्रणाली पारितंत्र मैत्रिक है? मतलब इसमें से कौन सी कृषि प्रणाली इको फ्रेंडली है? जैविक खेती, स्थानांतरित खेती, उच्च पैदावार वाली उपजातियों की खेती या फिर पौधों को कांच घर में उगाना। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, जैविक खेती पारितंत्र मैत्रिक है या फिर इको फ्रेंडली है, क्योंकि जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है, जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित नहीं होता है। ठीक है, जैविक खेती में क्या है, जैव कचरा जैसे गोबर हो गया, फल सब्जियों के छिलके हो गए, इनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस तरह से यह है इको फ्रेंडली है। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है? मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय या फिर सामुद्रिक। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा जो सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र है, यह पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो वो भी सामुद्रिक है, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र। ठीक, प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ पर 4 युग्म दिए गए हैं, बताना है कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र पर्वत, भैया पर्वत नहीं है, क्या है बल्कि इसकी जगह पर समुद्र है। तो ये तो क्या है, गलत है हमारा। अजैविक अवयव क्या है? जीवाणु। तो भैया जो जीवाणु हैं वो अजैविक अवयव नहीं है, बल्कि जीवाणु एक जैविक अवयव है। ठीक है, तो ये भी गलत है। हरे पौधे उपभोक्ता हैं क्या? नहीं भैया, हरे पौधे तो उत्पादक होते हैं, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी में क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल सही है। जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही मुख्यतः उत्तरदायी है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। मरुस्थल में फ्री एटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें पत्तियों में वसा का संग्रह 20 से 30 मिलीग्राम होता है, लंबी 20 से 30 फीट मूसलाधार होती हैं, छोटी 2 से 3 एम अथवा कांटेनुमा पत्तियां होती हैं, या फिर रसाल स्तंभ 100 से 200 mm तक मोटा होता है। तो देखिए, मरुस्थल में फ्री एटोफाइट्स पौधे मिलते हैं, इनकी जो जड़ें हैं भैया वो 20 से 30 फीट तक लंबी होती हैं। क्यों होती हैं? देखिए, मरुस्थल में क्या है, पानी तो होता नहीं है, तो जो पौधे की जड़ें हैं वो पानी की तलाश में अधिक गहरी होती जाती हैं। इसका मुख्य रीजन यही है। क्या है, जब जड़ों को पानी चाहिए होता है तो पानी की तलाश में क्या है, ये 20 से 30 फीट तक लंबी हो जाती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। यदि एक मेंढक
एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादक से अपघटन को, उत्पाद से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, या फिर द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। आप लोग अपना आंसर सिलेक्ट करें, क्या होगा। देखिए साथियों, यहाँ पर मेंढक एक टिड्डे को खा रहा है। देखिए हम जानते हैं जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं ना। हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, और जो हरे पौधों को अपना भोजन बनाते हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। मतलब टिड्डा क्या है, टिड्डा यहाँ पर हरे पौधों से भोजन लेगा तो ये कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, और टिड्डे को खाएगा मेंढक तो मेंढक कहाएगा यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर हम देखें मेंढक टिड्डे को खा रहा है, अर्थात जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में होगा ना। मेंढक टिड्डे जो ऊर्जा है वो टिड्डे से मेंढक में होगी, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या फिर नाइट्रेट। सॉरी यहाँ पर डबल हो गया है, कोई बात नहीं है। तो ध्यान रखना, पौधे जो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो करते हैं नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा क्योंकि मैंने डबल रिपीट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी ये ऑप्शन है, यहाँ भी है, कोई बात नहीं है, यही राइट आंसर अपना होगा नाइट्रेट। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। वन काटने से, वन रोपण से, अत्यधिक चराई से या फिर वनस्पति के हटाने से। देखिए क्या होता है, जो वायु है और जो जल है इससे क्या है मृदा का अपरदन होता है। जैसे ये ढाल वाली भूमि है, अब तेज बारिश होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे मिट्टी क्या है यहाँ कट कट कर नीचे आ जाएगी, तो इससे ही बोला जाता है मृदा का अपरदन। तो यदि हमें मृदा अपरदन को कम करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वन रोपण करना होगा। इससे क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर वृक्ष लगा दिए तो जो बहाव रहेगा पानी का वो कम हो जाएगा ना। जब पेड़ लग जाएंगे भैया वहाँ पर तो पानी का बहाव कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो मिट्टी का कटाव है या मिट्टी का अपरदन है वो कम होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन या फिर पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन। आप लोग अपना आंसर सिलेक्ट करें, क्या होगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अमेजन वर्षा वन। क्यों होगा इसको समझ लीजिए कि आखिर से पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहाँ क्यों जाता है। ठीक है, हमारा उद्देश्य यही रहता है आपको हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताएं। ठीक है, सीधा सीधा पढ़ाने में मेरे को मजा ही नहीं आता है। तो ध्यान रखना, जो अमेजन वर्षा वन है यह पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि यह विश्व की लगभग 20% ऑक्सीजन पैदा करता है और अत्यधिक विस्तृत होने की वजह से यह कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा भाग अपने आप में समाहित करता है। ठीक है, और इसको कार्बन सिंक भी कहा जाता है। ध्यान रखना, कार्बन सिंक भी अमेजन वर्षा को कहा जाता है क्योंकि यह बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने आप में समाहित करता है। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरोक्सिन या फिर थायमिन। तो यदि हम चावल को पॉलिश करते हैं भाई तो इससे क्या है, जो थायमिन है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। ठीक, और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है। और देखिए, जब चावलों की बात आती है तो चावल उत्पादन में जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर सबसे अधिक चावल होता है। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं।
टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? मेढक, मछली, टारपीडो या फिर ध्रुवीय भालू। तो टेडपोल ये अवस्था है मेंढक के प्रारंभिक जीवन की। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। वह सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन चक्र में मुख्य भूमिका अदा करता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या फिर शैवाल। तो जो जीवाणु हैं या बैक्टीरिया हैं यह नाइट्रोजन चक्र में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। कहा गया है, प्रश्न को आप ध्यान से सुनना तभी आपको समझ में आएगा। एक आहार फसल पर क्लोरीकरण हाइड्रोकार्बन पीड़कनाशी का छिड़काव किया जाता है। क्या है? एक आहार फसल है उस पर एक पीड़कनाशी का छिड़काव किया जाता है। आहार श्रृंखला का क्रम होता है। जो आहार फसल है इसको खाता है कौन? मूसक। मतलब आहार फसल को चूहा खाता है, चूहे को सांप खाता है और सांप को बाज खाता है। इस आहार श्रृंखला में पीड़कनाशी की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में से किस में संचित होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। आहार फसल, मूसक, सर्प या फिर बाज। तो ध्यान रखना है आप लोग, जो अंतिम उपभोक्ता होगा उसमें ही अधिकतम सांद्रता संचित होगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, आहार फसल को चूहे ने खाया, चूहे को सांप ने खाया और सांप को बाज ने खाया। मतलब अंतिम उपभोक्ता बाज है, तो इसलिए यहाँ पर अधिकतम सांद्रता संचित होगी बाज में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपसे फिर से कहता हूँ भैया, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसमें आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए DDT है। क्या है? DDT क्या है? खरपतवार निवारक, जैव निम्नकरणीय प्रदूषक, अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक या फिर एंटीबायोटिक। तो देखिए DDT क्या होता है? अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और आपको बता दें, एक क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में, DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैगसेसे पुरस्कार दिया गया? जल संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, वनों के संरक्षण या फिर सौर ऊर्जा। देखिए तरुण भारत संघ के जो राजेंद्र सिंह हैं इनको मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था जल संरक्षण के कार्य के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात आपको और बता दूं, जो राजेंद्र सिंह हैं इनको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को, या फिर जल पुरुष या कहें तो वाटरमैन। ठीक है, एक ही बात है। तो साथियों इस क्लास में हमने केवल 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ बता दिए हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।